एवरीवन, हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स देख रहे हैं बच्चों, और आज के इस लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 सॉल्व करेंगे फ्रॉम पेज नंबर 24. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम. दया एंड क्षमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:1, मतलब इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ये, राइट? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. ठीक है, तो हमें ट्रायल बैलेंस दिया गया है बच्चों. तो जो भी बच्चों हमारे ट्रायल बैलेंस के डेबिट आइटम्स है वो कहां जाते हैं? वी आर क्विकली रिवाइजिंग. वो आइदर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में या फिर बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जाएंगे. करेक्ट? जो भी हमारे ट्रायल बैलेंस के डेबिट आइटम्स है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग के डेबिट में या फिर बैलेंस शीट के एसेट साइड पे. और जो क्रेडिट बैलेंसेस है वो कहां जाते हैं? वो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे या फिर बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड पे जाएंगे. Alright, we have to remember this. Okay, अब one by one we'll start with the items on the debit side. तो डेबिट बैलेंसेस क्या है? देखिए, स्टॉक है as on 1/4/2018. That means ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है. ओपनिंग स्टॉक कहा जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में. ठीक है. बिल्स रिसीवेबल, ये क्या है? मेरा एसेट है, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा. वेजेस एंड सैलरीज. नाउ रिमेंबर, अगर हमें सिर्फ वेजेस दिया होता तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते, सिर्फ सैलरीज दिया होता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते. लेकिन यहां पे हमें दिया गया है वेजेस एंड सैलरीज. तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे? याद करिए मेरा वो लेक्चर. ऐसे सिचुएशन में हमें देखना है पहला वर्ड क्या यूज हुआ है. यहां पे वेजेस एंड सैलरीज बोला है, सो दैट इज द रीजन दिस आइटम विल बी ट्रांसफर्ड टू माय ट्रेडिंग अकाउंट. अगर सैलरीज एंड वेजेस दिया होता बच्चों तो हम ट्रांसफर करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो ये हमें याद रखना है, जो पहला वर्ड दिया गया है वो कौन से अकाउंट में जाता है. जैसे वेजेस जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो वेजेस एंड सैलरीज भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा. और अगर सैलरीज एंड वेजेस होता तो सैलरीज जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो सैलरीज एंड वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता. इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ओके, आगे. सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट. देखिए, मैं क्या करती हूँ, ऐसे एरोज बना लेती हूँ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, सो दैट हमारे जो अमाउंट्स है बच्चों वो गलत ना हो जाए. वी ऑलवेज शुड रिमेंबर दैट अमाउंट में हमारे यहाँ पे गड़बड़ी होने के बहुत चांसेस होते हैं. ओके, हम सन्ड्री डेटर्स तो लिख लेंगे, लेकिन या ये अमाउंट लिख देंगे या तो ये अमाउंट लिख देंगे, है ना. सो इवन दो कंसेप्ट हमारी क्लियर है, हमारे अमाउंट की वजह से गड़बड़ हो जाती है. सो ऑलवेज कीप इन माइंड, मेक इट अ पॉइंट दैट आप थोड़े इंटरवल्स के बाद इस तरह एरोज बना लो ताकि आपके जो अमाउंट्स है वो करेक्ट हो जाए. ठीक है. बैड डेट्स. बैड डेट्स कहां जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट. मोटर कार बैलेंस शीट. मशीनरी एसेट है तो बैलेंस शीट में जाएगा. ऑडिट फीस एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सेल्स रिटर्न, ये जो सेल्स रिटर्न है ये क्या होगा? मेरे सेल्स में से माइनस होगा, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में दिखेगा. डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बिल्डिंग एसेट है मेरा, बैलेंस शीट में आएगा. कैश एट बैंक बैलेंस शीट. 10% इन्वेस्टमेंट, ये कहां आएगा? बैलेंस शीट. एडवर्टीजमेंट पेड फॉर 9 months, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. रॉयल्टीज ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है. नाउ लेट अस मूव टू द क्रेडिट बैलेंसेस. जनरल रिजर्व बैलेंस शीट. कैपिटल्स बैलेंस शीट. क्रेडिटर्स बैलेंस शीट. आरडीडी, ये आरडीडी कहां जाएगा? मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. नाउ ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, जो आरडीडी या बैड डेट्स है जो हमारे ट्रायल बैलेंस में दिखते हैं उन्हें हम बोलते हैं ओल्ड आरडीडी एंड ओल्ड बैड डेट्स, राइट. और जो आरडीडी हमारे एडजस्टमेंट्स में दिखते हैं, आरडीडी एज वेल एज बैड डेट्स, उसे हम बोलते हैं न्यू बैड डेट्स या न्यू आरडीडी, राइट. और हमारा फॉर्मूला क्या है? लेट अस रिवाइज क्विकली. व्हाट इज द फॉर्मूला दैट वी यूज फॉर बैड डेट्स? देखिए, हमने ये सीखा हुआ है, जो बैड डेट्स हमारे ट्रायल बैलेंस में दिखते हैं वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं. प्लीज रिमेंबर, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. आई वांट 100% अटेंशन हियर. बैड डेट्स जो हमारे ट्रायल बैलेंस में दिखते हैं
वो हमारा लॉस है, राइट? तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखेगा। इसमें हम ऐड करेंगे अगर एडजस्टमेंट्स में कोई बैड डेट्स है, सो दोज विल बी नोन एज फर्दर बैड डेट्स या न्यू बैड डेट्स, वो हम ऐड कर देंगे, राइट? इसमें फर्दर वी आर गोइंग टू ऐड आर आरडीडी जो हमारे एडजस्टमेंट्स में दिया है। अगर एडजस्टमेंट में दिया गया है तो वो आरडीडी हम ऐड करते हैं। ये करने के बाद हमारे पास कोई अमाउंट आएगी, इसमें से बच्चों रिमेंबर, इसमें से हमें माइनस करना होता है लेस ओल्ड आरडीडी। वी हैव टू डिडक्ट ओल्ड आरडीडी। ये जो ओल्ड आरडीडी है ना, ये हम यहां पे माइनस करते हैं, राइट? ये ओल्ड आरडीडी जब माइनस करते हैं उसके बाद जो हमारी फिगर आती है, वी हैव टू चेक वेदर दैट अमाउंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर वो अमाउंट हमारी पॉजिटिव आ जाएगी तो ये सब जो है, ये चारों अमाउंट्स हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आते हैं, और अगर ये अमाउंट हमारी नेगेटिव आएगी तो ये सारा जो भी कैलकुलेशन हमने किया है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है बच्चों, इसके ऊपर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है एक लेक्चर में। अगर कोई भी डाउट है प्लीज गो एंड चेक दैट लेक्चर आउट, ठीक है? ये बैड डेट से रिलेटेड, आरडीडी से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर पूछा जाता है, ठीक है? आई वांट कि ऑल माय स्टूडेंट्स शुड हैव कंप्लीट क्लैरिटी इसके बारे में, गेटिंग इट? तो ये जो हमारा ओल्ड आरडीडी है बच्चों, ये यहाँ पे हमें माइनस करना होता है हमारे फॉर्मूला में, ठीक है? अच्छा, आगे सेल्स, सेल्स कहा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस। नाउ प्लीज रिमेंबर, ये जो आइटम है ये आ रहा है हमारे ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस में अगर कोई भी आइटम आता है बच्चों उसका सिंगल इफेक्ट होता है। प्लीज गेट दैट इनटू योर हेड, ओके? ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम्स है एक इफेक्ट होगा, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या बैलेंस शीट में, ठीक है? तो इवन दो दिस इज माय आउटस्टैंडिंग वेज, इसका सिर्फ एक इफेक्ट आएगा, और वो इफेक्ट कहां आएगा? ये है मेरा लाइबिलिटी, तो ये इफेक्ट आएगा मेरे बैलेंस शीट में, ठीक है? आउटस्टैंडिंग वेजेस अगर मेरे एडजस्टमेंट में आता, अगर यहां पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया जाता है तो उसके हम दो इफेक्ट्स देते हैं, राइट? लेकिन बिकॉज ये आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारे ट्रायल बैलेंस में आया है, इसका सिंगल इफेक्ट आएगा और वो आएगा मेरे बैलेंस शीट में। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ओके। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न कहा जाएगा, परचेज में से माइनस होगा ट्रेडिंग अकाउंट में, एंड डिस्काउंट विल गो टू माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है? आई होप ये क्लियर हो गया है कि कौन सा आइटम हमें कहां पे बाइफरकेट करना है, राइट? नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू? अभी हम सारे हमारे एडिशनल इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं, और जहां जहां एडजस्टमेंट है वो आइटम के आगे हम स्टार कर देंगे। Why do we do that? ताकि जहां पे भी स्टार है वो वाला आइटम हम इनर कॉलम में लिखते हैं, हमारे ट्रेडिंग P&L में या फिर हमारे बैलेंस शीट में, एंड हम कुछ रोज छोड़ देंगे फॉर डूइंग दीज एडजस्टमेंट्स, ठीक है? क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है? क्लोजिंग स्टॉक हमें पता है कहा जाएगा डेप्रिसिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी, तो बिल्डिंग और मशीनरी को हम स्टार कर देंगे। देखिए हमारे डेबिट बैलेंसेस में हमें दिखना चाहिए यहाँ पे मशीनरी एंड बिल्डिंग, ठीक है? आगे बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड बिल ऑफ 3000, तो बिल्स रिसीवेबल के आगे हम स्टार कर देंगे, एंड सन्ड्री डेटर्स के आगे भी करेंगे। वो क्यों करेंगे ये डिटेल में मैं आपको समझाने वाली, ठीक है? गुड्स वर्थ 1000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज वाज नॉट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है? ओके। राइट ऑफ 1800 एज बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी ऑन सन्ड्री डेटर्स, तो बैड डेट्स एंड डेटर्स, ठीक है? तो यहाँ पे हम डेटर्स के आगे और एक स्टार कर लेते हैं, और हमारे जो बैड डेट्स है उसके आगे भी हम स्टार कर लेते हैं, ठीक है? आगे गुड्स ऑफ 6000 वाज सोल्ड बट नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेल्स की एंट्री नहीं की गई है, अगर एंट्री होती तो क्या होती? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राइट? तो हमारे कौन से दो अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं? डेटर्स एंड सेल्स, तो दोनों के आगे हमें स्टार करना है। तो चलो कर देते हैं, डेटर्स के आगे स्टार कर देंगे और क्रेडिट साइड पे सेल्स के आगे भी हमें स्टार करना है, ठीक है? सो नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हमने सारे एडजस्टमेंट्स भी देख लिए हैं बच्चों। नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द फॉर्मेट्स ऑफ ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देखिए इस तरह से आपको प्रॉपर फॉर्मेट्स बनाने हैं हेडिंग के साथ। इन द बुक्स ऑफ दया एंड क्षमा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है, इस तरह से आप फॉर्मेट बनाओगे एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। ओके, अब ये फॉर्मेट्स बनने के बाद बच्चों ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को हमें अभी वन बाय वन ट्रांसफर कर देना है इन द ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो लेट्स डू दैट। तो देखिए इस तरह से मैंने ट्रांसफर कर लिया है बच्चों। इन ऑर्डर टू सेव टाइम आपको इसी तरह से सब ट्रांसफर कर लेना है वन बाय वन ट्रायल बैलेंस के आइटम्स। एंड नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द एडजस्टमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक 40,000। नाउ वी नो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में एंड सेकेंड बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। तो दे देते हैं हम दोनों इफेक्ट्स। चलो यहां पे बाय क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हम लिख रहे हैं 40,000 और बैलेंस शीट के एसेट साइड पे यहां पे हमें लिखना है क्लोजिंग स्टॉक 40,000। ओके, जैसे ही हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं बच्चों यहां पे हमें टिक कर देना है सो दैट कोई भी एडजस्टमेंट हमारा बाकी नहीं रहता है। हमें पता चल जाएगा जैसे ही हम टिक मार्क देख लेंगे दैट वो सारे एडजस्टमेंट्स हमने कवर कर दिए हैं। ठीक है, डेप्रिसिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी एट 5% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। अभी रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब होता है? जैसे बिल्डिंग है फर्स्ट आया है राइट, तो जो फर्स्ट अमाउंट है 5%, बिल्डिंग हैज टू बी डेप्रिसिएटेड एट 5% एंड मशीनरी हैज टू बी डेप्रिसिएटेड एट 3%। इसका मतलब होता है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो बिल्डिंग को हमें 5% से डेप्रिसिएट करना है। बैलेंस शीट में चलते देखते बिल्डिंग कितने पे दिख रही है। बिल्डिंग दिख रही है 75,000 पे। इस पे हमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है 5%, मतलब 3,750। तो यहां पे हम माइनस कर देंगे 3,750 लेस डेप्रिसिएशन। और तुरंत इसका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलते हैं और यहां पे हमें लिखना है टू डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग 3,750। ओके, आगे मशीनरी पे 3% है डेप्रिसिएशन। बैलेंस शीट में मशीनरी कितने पे दिख रही है? देखो 1,14,800, इसका 3% मतलब 3,444। तो यहां पे हमें माइनस कर देना है लेस डेप्रिसिएशन। तुरंत इसका सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में यहां पे हम लिख देंगे 3,444 मशीनरी। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है? पहले यहां पे टिक मार्क कर लेंगे एंड देन थर्ड देखते हैं। बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड बिल ऑफ 3,000। नाउ बी वेरी वेरी अटेंटिव। ये जो बिल्स का कॉन्सेप्ट है बच्चों आपको डिटेल में आगे चल के सीखना है, आपके सिलेबस में है, लेकिन फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस एडजस्टमेंट मैं ब्रीफ में यहां पे कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूं। आई वॉन्ट 100% अटेंशन। उसके अलावा आपको समझेगा नहीं कि हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट के इफेक्ट क्यों और कैसे दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे आई एम रीडिंग दिस वंस अगेन। बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड बिल ऑफ 3,000। अभी बिल रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट क्या है लेट अस अंडरस्टैंड। ठीक है, नाउ लेट अस अज्यूम दैट ए एंड बी आर टू इंडिविजुअल्स। ए ने बी को कुछ गुड्स बेचे हैं, तो ए हो गया सेलर और बी हो गया बायर या परचेजर। ठीक है, ये क्रेडिट हुआ है ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन जब हो जाता है तो ए कौन हो जाएगा? अगर ए ने गुड्स बेचे हैं तो ए हो जाएगा क्रेडिटर एंड बी हो जाएगा डेटर, राइट? बिकॉज फ्यूचर में बी कुछ पैसे देगा ए को। नाउ लेट अस अज्यूम ये जो ट्रांजैक्शन है ये 3,000 रुपीज का हुआ है, तो ए के बुक्स में क्या एंट्री हो जाएगी? बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स 3,000। करेक्ट, ये एंट्री हो जाएगी इन द बुक्स ऑफ ए बिकॉज फॉर ए बी बिकम्स द डेटर। पैसा फ्यूचर में मिलने वाला है बी से। करेक्ट, अब यहां पे बच्चों बिल्स रिसीवेबल क्या होता है लेट अस अंडरस्टैंड। नाउ बिटवीन ए एंड बी दे डिसाइड दैट बी जाके ए को बोलेगा दैट आई कांट गिव यू द मनी राइट अवे, सो व्हाट आई कैन डू इज
मैं एक बिल पे साइन करके देता हूं, आई विल एक्सेप्ट अ बिल that in the future, say after 2 months or 3 months, I will return this amount of rupees 3000 to you. Okay, in simple terms, this is a negotiable instrument. हम डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं आगे के चैप्टर्स में, तो आप उसका बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए. बट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस एंट्री, मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ दैट जो बिल है वो क्या होगा, ए है ना, वो एक बिल ड्रॉ करता है. वी से दैट ही ड्रॉज अ बिल. ओके, ड्रॉ मतलब यहाँ पे ड्रॉइंग नहीं करना है, इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो ये बनाता है. इसे हमारे टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं दैट ए इज ड्रॉइंग अ बिल ऑन बी. ठीक है, तो ए ने एक बिल ड्रॉ किया, इट विल लुक लाइक दिस. एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होती है जहां पे यहाँ पे कुछ लिखना है. ए यहाँ पे साइन करेगा, ए बी के पास जाएगा, बी भी यहाँ पे साइन करेगा, स्टैंप होगा, उसके बाद दिस बिकम्स अ बिल. ओके, इट इज एन एक्सेप्टेबल इंस्ट्रूमेंट. सो फॉर ए दिस इज नोन एज BR, मतलब बिल्स रिसीवेबल. मतलब फ्यूचर में 2 महीने 3 महीने जो भी यहाँ पे टाइम पीरियड बताया गया है, उसके बाद बी ए को पैसा देगा. कितना? 3000. एंड दिस बिकम्स अ बिल्स पेएबल फॉर बी. ठीक है, आप अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए. ठीक है, ए के लिए ये बिल्स रिसीवेबल है और बी के लिए बिल्स पेएबल है. बिल्स रिसीवेबल मतलब ये एसेट हो गया ना, रिसीवेबल है, फ्यूचर में पैसा मिलेगा. ठीक है, तो ये जो बिल रिसीवेबल है इसे हमें अभी हमारे बुक्स में दिखाना है, बिकॉज हमारे पास एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आ गया है, ये हमारा एसेट है, तो हमारे बुक्स में दिखना चाहिए. तो ए के लिए क्या एंट्री आ जाएगी, ए के बुक्स में एंट्री आ जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 3000. BR शॉर्ट फॉर्म है बच्चों बिल्स रिसीवेबल का. और ये जो बिल है ये क्यों मिलेगा, ये बी से मिलेगा. ये जो बी हमारा डेटर है उससे हमें मिलने वाला है. सो बी अभी हमें डेटर दिखाने की जरूरत नहीं है. ओके, बी अभी हमें बिल्स रिसीवेबल में दिख रहा है, तो 2 बार तो नहीं दिखा सकते. तो हम क्या करेंगे, बी के अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे 3000 से. ठीक है, तो ये जो बी है उसका अकाउंट हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट करके उसका अकाउंट क्लोज कर दिया और एक नया अकाउंट खोला इन द नेम ऑफ बिल्स रिसीवेबल, जहां पे लिखा गया है कि बी से हमें फ्यूचर में 3000 रुपीज मिलने वाले हैं. ठीक है, तो एक एसेट रेडी हो गया है इन द बुक्स ऑफ ए. डिड यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? अब क्या होता है बच्चों, से आफ्टर 2 मंथ्स या 3 मंथ्स जो भी टाइम पीरियड मेंशन्ड है, उसके बाद ए जाएगा बी के पास और बी को बोलेगा कि बाबा आपका टाइम खत्म हो गया, नाउ गिव मी माय मनी बैक, सी दिस इज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, दिस इज द बिल दैट आई हैव. व्हाट बी इज गोइंग टू डू, बी विल कीप दैट बिल एंड बी इज गोइंग टू पे ए. ट्रांजैक्शन क्लोज हो जाएगा. ठीक है, तो जब पेमेंट हो जाता है, हमारे टर्मिनोलॉजी में हम इसे बोलते हैं द बिल हैज बीन ऑनर्ड. ओके, ऑनर हो गया मतलब जो बिल है उसके बदले में पैसा मिल गया. ठीक है, पैसा अगर ए को मिला है तो ए के बुक्स में एंट्री क्या हो जाएगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. बिल के बदले में पैसा मिला है, तो जो बिल है उसका अकाउंट अभी हमें क्लोज करना है. देखिए, अगर बिल ऑनर होता है तो एंट्री हो जाएगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 3000 टू बिल्स रिसीवेबल 3000. हमने क्या किया, ये बिल रिसीवेबल को डेबिट किया था पहले, अब इसको क्रेडिट कर दिया. जो बिल हमारा एसेट था अब इट इज नो मोर एन एसेट बिकॉज उसके बदले में पैसा मिल गया, मतलब ये बिल ऑनर हो गया. ठीक है, सी यहाँ पे मैं बस एक कॉन्सेप्ट आपको समझा रही हूँ बच्चों, बहुत डिटेल में हम ये जब चैप्टर सीखेंगे तो इसे हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो ये ऑनर की एंट्री हो जाती है बच्चों. अगर बिल डिसऑनर हुआ, डिसऑनर मतलब बी के पास जब ए बिल लेके जाएगा, बी बोलेगा बाबा मेरे पास 3000 रुपीज नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू ऑनर दिस बिल. तो हम बोलेंगे दिस बिल हैज बीन डिसऑनर्ड. ओके, बिल डिसऑनर हो गया, इसका मतलब ए को पैसा नहीं मिला. तो ए को अगर पैसा नहीं मिला तो ए क्या करेगा, बस ऐसे ही बैठा रहेगा क्या? नहीं, ए क्या करेगा कि बी से पैसा मिलने वाला है लेकिन वो मिला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बी को हमारे बुक्स में अभी डेटर दिखाएंगे. Why? Because देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, बी को डेटर दिखाना बंद कर दिया था, बी को डेबिट और बी को क्रेडिट. तो बी का अकाउंट तो अभी हमारे बुक्स में दिख नहीं रहा है, लेकिन बी से फ्यूचर में पैसा मिलना चाहिए. बी से पैसा 3000 रुपीज मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिला. तो अभी हमें क्या करना है, अभी वापस हमें बी को हमारे बुक्स में डेटर दिखाना पड़ेगा.
वाई? बिकॉज ये जो एसेट था बिल रिसीवेबल का, वो सिर्फ 3 महीने के लिए वैलिड था या 2 महीने के लिए, जो भी टाइम पीरियड मेंशन्ड है। उसके बाद दैट एसेट इज नो मोर वैलिड, वो एसेट तो उसने डिसऑनर कर दिया। तो अब इस एसेट का मैं क्या करूं? इसे बुक्स में तो दिखा ही नहीं सकते, उसकी वैल्यू तो अभी 0 हो गई। तो इस एसेट को जब डेबिट बैलेंस होता है और उसकी वैल्यू को हमें 0 करना है, तो हम उसे कर देंगे क्रेडिट। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे बच्चों? रिमेंबर दिस एंट्री, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री। हमारे बुक्स में एंट्री हो जाएगी बीज अकाउंट डेबिट 3000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 3000। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री। समझ में आया हमने ये क्यों किया है बच्चों? बिकॉज हमारे बुक्स में ये डेटर अभी वापस बन गया। बी ने पैसे देने से इनकार कर दिया, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे ना, हम तो बी के पास तगादा लगाएंगे, वापस हम उसे बोलेंगे कि बाबा हमें पैसा दो। लेकिन बुक्स में भी तो ये दिखना चाहिए। बुक्स में कैसे दिखेगा? जब हम बी का अकाउंट फिर से डेबिट कर देंगे 3000 से, ठीक है। और ये जो बिल रिसीवेबल का एसेट हमने क्रिएट किया था बच्चों, ये एसेट अभी किसी भी काम का नहीं है, वो डिसऑनर हो गया, ठीक है। जो टाइम पीरियड मेंशन किया था उस टाइम पीरियड के बाद उसकी वैल्यू नहीं रहती है। तो इसीलिए जो एसेट क्रिएट किया था यहाँ पे डेबिट करके, देखिए यहाँ पे हमने डेबिट किया था ना बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को, एसेट क्रिएट किया था। तो एसेट को अगर मुझे निगेट करना है, 0 करना है, तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्रेडिट कर दिया, तो मेरे बुक से बिल्स रिसीवेबल कम हो गया और डेटर्स बढ़ गया। गेटिंग इट? इज दिस अंडरस्टूड? देखिए सारे ट्रांजैक्शन में 3000 रुपीज बी से आने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ हमारा अकाउंट चेंज हुआ है। देखिए वापस हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। 2 अकाउंट्स है, एक डेटर का अकाउंट है और एक अकाउंट है बिल का, ठीक है। जब उसने बिल एक्सेप्ट किया, ये जो बिल वाला अकाउंट है इसे हमने बढ़ा दिया, बिकॉज ये अभी एसेट हमने क्रिएट कर दिया हमारे बुक्स में, और डेटर से पैसे कम कर दिए, बिकॉज हमने बोला कि ठीक है बाबा बी अभी यहाँ पे दिख रहा है, हमारे बिल्स में दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अभी बी ने क्या कर दिया? इस हमारे एसेट को उसने डिसऑनर कर दिया। तो ये एसेट अभी कोई काम का नहीं है, तो इसे तो हमें कम कर देना पड़ेगा। लेकिन बी हमारा डेटर है, ये बुक्स में कैसे दिखेगा? डेटर बढ़ाना पड़ेगा। गेटिंग इट? हमारे बुक्स में एसेट तो है, लेकिन वो बिल्स में से निकाल के डेटर में डाला या डेटर्स से निकाल के बिल्स में डाला, इतना ही यहाँ पे हमने एंट्री की है। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ठीक है, तो अब हमें ये समझना है यहाँ पे हमें क्या एडजस्टमेंट करना है। यहाँ हमें दिया गया है बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड बिल ऑफ 3000। ये बिल हमारा डिसऑनर हुआ है, मतलब ये वाली एंट्री देखियो, ये वाला जो मैंने बॉक्स किया है, ये वाली एंट्री अभी हमें बुक्स में पास करनी है, पास नहीं की है। यहाँ पे दिया है हमें दैट बिल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड बिल, तो डिसऑनर हो गया ना, तो बिल में नहीं दिखना चाहिए, इट इज नो मोर माय एसेट। तो बिल्स में से माइनस करेंगे 3000 और ऐड कहाँ करेंगे? ऐड करेंगे डेटर में, बिकॉज इवन दो द बिल इज डिसऑनर्ड ही इज स्टिल माय डेटर, तो डेटर में मुझे 3000 ऐड करना है। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? तो चलो हम बैलेंस शीट के एसेट साइड पे चलते हैं। एसेट साइड पे देखो हम क्या करेंगे, डेटर्स में 3000 ऐड कर देंगे। ऐड डिसऑनर्ड बिल, ठीक है। एंड सेकेंड इफेक्ट, बिल रिसीवेबल में हमें माइनस करना है, बिकॉज इट इज नो मोर माय एसेट, लेस डिसऑनर्ड। बहुत अच्छे से समझ गया ये ट्रांजैक्शन। इसी बात पे एक लाइक जरूर बनता है बच्चों, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये एडजस्टमेंट कितने अच्छे से समझ में आया है। थैंक यू सो मच। चलो आगे क्या है देखो, गुड्स वर्थ 1000 taken by दया for personal use was not entered in the books of accounts। जो दया है हमारी पार्टनर है, उसने कुछ गुड्स पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए हैं। याद करिए, अगर पर्सनल यूज के लिए कुछ गुड्स विड्रॉ हुए हैं तो हमारी एंट्री क्या आती है? हमारी एंट्री आएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। जब भी किसी भी रीजन के लिए गुड्स हमारे बिजनेस से बाहर जाते हैं, हम कौन से अकाउंट को क्रेडिट करते हैं? हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड इफेक्ट होगा मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज।
पर्सनल यूज 1000 और सेकेंड इफेक्ट ड्रॉइंग्स है, तो ड्रॉइंग्स का क्या मतलब हुआ, ये हमारे कैपिटल में से माइनस होते हैं, राइट। तो कैपिटल अकाउंट में चलते हैं और यहां पे हम माइनस कर देंगे 1000 लेस ड्रॉइंग्स। गेटिंग इट? इज दिस वेरी वेरी क्लियर? हमने क्यों ऐसे किया है? ओके, आगे राइट ऑफ 1800 एज बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट 5% ऑन डेटर्स। तो बच्चों हमें एज अ रूल ऑफ थंब क्या करना है, आरडीडी और बैड डेट्स वाला जो एडजस्टमेंट है वो हम सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है। वो क्यों, आपको तुरंत समझेगा, ठीक है। ये अभी होल्ड पे रख लेते हैं, ठीक है। नंबर 5। नंबर 6 देखो क्या है, गुड्स ऑफ 6000 वाज सोल्ड बट नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नो एंट्री वाज मेड, अभी तो एंट्री पास करनी होगी। सेल्स की एंट्री क्या होती है, क्रेडिट सेल्स की, डेटर्स अकाउंट डेबिट 6000 टू सेल्स अकाउंट 6000, राइट। तो यहां पे अभी हमें क्या करना है, डेटर्स में ऐड करना है 6000 और सेल्स में भी ऐड करेंगे 6000। तो चलो ट्रेडिंग अकाउंट में चलते हैं, यहां पे ऐड करना है 6000, ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स, और तुरंत सेकेंड इफेक्ट क्या जाएगा, यहां पे हमें डेटर्स में ऐड करना है। यहां पे आई एम गोइंग टू ऐड 6000, ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स। आई होप यहां पे अभी आपको समझ गया है बच्चों कि मैंने आरडीडी वाला एडजस्टमेंट आपको होल्ड करने के लिए क्यों कहा था। देखिए यहां पे डेटर्स की वैल्यू अफेक्ट हुई है बिकॉज ऑफ द एडजस्टमेंट नंबर 6, राइट। तो जब भी हम आरडीडी या बैड डेट्स की एडजस्टमेंट करते हैं बच्चों, वी हैव टू एंश्योर कि डेटर्स की वैल्यू जो है वो सब एडजस्टमेंट करने के बाद की होनी चाहिए। यहाँ पे सारे एडजस्टमेंट करने के बाद डेटर्स की वैल्यू ये आ रही है। अब इस पे अभी हमें बैड डेट्स प्रोवाइड करना है, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर एज अ रूल ऑफ थंब, एडजस्टमेंट्स जब आप कर रहे हो प्लीज एंश्योर कि डेटर्स जहां जहां अफेक्ट हो रहे हैं वो सारे एडजस्टमेंट होने के बाद आपको बैड डेट्स और आरडीडी करना है। सो दैट इज द रीजन आई ऑलवेज सजेस्ट माय स्टूडेंट्स कि एंड में आप वो वाली एडजस्टमेंट करो ताकि गलती होने की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अभी 6 एडजस्टमेंट होने के बाद 5th एडजस्टमेंट को देखना है, ठीक है। ओनली 5th एडजस्टमेंट इज रिमेनिंग। अब हम देखते हैं क्या है यहाँ पे, राइट ऑफ 1800 एज बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट 5% ऑन डेटर्स। तो सबसे पहले बैड डेट्स की एडजस्टमेंट देख लेते हैं। जब भी एडजस्टमेंट में आरडीडी और बैड डेट्स आते हैं वो हमारे न्यू बैड डेट्स और न्यू आरडीडी होते हैं। न्यू बैड डेट्स मतलब 2 इफेक्ट्स, फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा जो फॉर्मूला है वहां पे जाएगा, एंड सेकेंड बैड डेट्स जो माइनस हो गए हमारे डेटर्स में से। सो 1800 मुझे बैलेंस शीट में यहां पे माइनस करना है, लेस बैड डेट्स। और तुरंत इसका सेकेंड इफेक्ट 1800 यहां पे मुझे ऐड करना है, ऐड न्यू बैड डेट्स या फर्दर बैड डेट्स, ठीक है। एंड नाउ आरडीडी का प्रोविजन, आरडीडी का प्रोविजन कितना है, 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। नाउ बी वेरी 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 अटेंटिव बच्चों, ठीक है। आरडीडी का प्रोविजन जब भी हम करते हैं हमें कौन से अमाउंट पे प्रोवाइड करना होता है, देखिए ये जो अमाउंट है ना, आफ्टर डूइंग ऑल द एडजस्टमेंट्स, आफ्टर डिडक्टिंग न्यू बैड डेट्स, ये जो अमाउंट हमारी बाकी है 139,700, इस पे अब हम आरडीडी प्रोवाइड करेंगे। प्लीज रिमेंबर, हम क्या करते हैं गलती से बैलेंस शीट में जो डेटर्स दिख रहे हैं उस पे हम आरडीडी प्रोवाइड कर देते हैं और वो गलत है। आरडीडी मतलब क्या होता है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल मतलब शायद मिलेंगे या नहीं भी मिल सकते हैं। तो वो कौन से डेटर्स होंगे जो एक्चुअली डेटर्स है, डेटर्स कौन से हैं 139,700, इस पे अभी प्रोविजन क्रिएट करना है, पूरी वैल्यू पे नहीं करना है। प्लीज रिमेंबर दिस। तो हमारा कैलकुलेशन क्या आएगा, 139,700 का 5% कितना आ रहा है, 6,985। दिस इज माय न्यू आरडीडी माइनस न्यू आरडीडी। और तुरंत इसका सेकेंड इफेक्ट
यहां पे हमें 6985 ऐड करना है। आई ऑल गेटिंग दिस? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है बच्चों, प्लीज एंश्योर दैट ये आप बहुत अच्छे से समझ लो। देखिए आपका ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, ये कैरी करता है बहुत सारे मार्क्स आपके फाइनल एग्जामिनेशन में, ठीक है। सो इसीलिए आप एंश्योर करो कि सारे जो एडजस्टमेंट्स है आप बराबर से आपका कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर लो, ठीक है। कोई भी डाउट अगर आपको होगा प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अब हमने क्या कर लिया बच्चों, सारे एडजस्टमेंट्स भी हमारे हो गए हैं। अब क्या कर रहा है, प्लीज डोंट फॉरगेट, अब हमें ट्रायल बैलेंस एक बार चेक करना है और कोई हिडन एडजस्टमेंट है क्या वो हम देखेंगे। हिडन एडजस्टमेंट का क्या मतलब होता है बच्चों, वो एडजस्टमेंट जो यहाँ पे एक्सप्लिसिटली नहीं दी गई है लेकिन ट्रायल बैलेंस में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसके वजह से हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन के वजह से एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, उसे हम बोलते हैं ये हमारा हिडन एडजस्टमेंट है। हमें ये समझना है कि यहाँ पे एडजस्टमेंट है, इट विल नॉट बी गिवन टू अस स्पेसिफिकली, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस देखते हैं एंड लेट अस सी कोई हिडन एडजस्टमेंट है क्या। ओके, देखो ट्रायल बैलेंस में आप डेबिट साइड पे अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बच्चों 10% इन्वेस्टमेंट 20,000। अब इसका क्या मतलब होता है, 10% इन्वेस्टमेंट मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट हमने की है 20,000 की, इस पे हमें 10% से इंटरेस्ट मिलना चाहिए। क्या हमें ये इंटरेस्ट मिला है? लेट अस लुक एट आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। हमें कोई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिख रहा है क्या? देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इसका मतलब ये जो इंटरेस्ट है 10% इन्वेस्टमेंट पे, ये अभी हमें मिला ही नहीं। दिस इज आवर एक्रूड इनकम, मतलब जो इनकम हमने अर्न किया है लेकिन उसके बदले में कुछ पैसा मिला नहीं। एक्रूड इनकम इस साल अर्न किया तो इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक एंट्री पास करेंगे। हम कौन सी एंट्री पास करेंगे, ये हमारा इंटरेस्ट इनकम है तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट दिखेगा क्रेडिट साइड पे, राइट। और ये इनकम हमें अभी मिला है क्या? अभी तो नहीं मिला, तो ये फ्यूचर में जाके मिलेगा। और फ्यूचर में जिसके वजह से हमें कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट होता है वो हो जाता है हमारा एसेट। तो दो इफेक्ट्स क्या हो जाएंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे एक्रूड इनकम दिखेगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में दिखेगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। गेटिंग इट? अभी अमाउंट कितनी आएगी, देखो यहाँ पे दिया है 10%, हमें कोई डेट नहीं दी गई है तो हमें अज्यूम करना है दैट ये पूरे साल का इंटरेस्ट है। तो 10% ऑफ 20,000 दैट मीन्स 2,000 रुपीज, ठीक है। सो लेट अस पास दिस एडजस्टमेंट। तो यहां पे क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में हम लोग लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000, और तुरंत इसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड पे यहां पे हमें लिखना है एक्रूड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। दिस इज वेरी वेरी क्लियर। ओके, आगे और भी कुछ बचा है क्या, लेट अस सी। देखो यहीं पे ट्रायल बैलेंस के डेबिट में और दिया है हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडवर्टीजमेंट पेड फॉर 9 months 4,500। अगेन ये जो फाइनेंशियल ईयर है बच्चों ये 12 months का है, राइट। तो सारे एक्सपेंस, सारा इनकम जो भी है वो पूरे 12 months का होना चाहिए। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट सिर्फ 9 months का हमने डेबिट कर दिया, तो जो बचे वो कितने महीने हैं, 12 - 9 दैट इज 3 months। 3 months का एक्सपेंस इस साल का है लेकिन हमने शायद वो पे नहीं किया है, तो हमें क्या करना है, वो जो हमारा एक्सपेंस है वो आउटस्टैंडिंग हो जाता है बिकॉज पेमेंट तो नहीं हुआ लेकिन वो एक्सपेंस इस साल को बिलोंग करता है, इसलिए वो हो जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का हमें क्या करना है, इस साल के एक्सपेंस में ऐड करना है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में हमें ऐड करना है। और सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा ऑब्लिगेशन बन जाता है जो फ्यूचर में हम पे कर देंगे, तो इसलिए हमारे बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में दिखेगा। गेटिंग इट? अभी अमाउंट कितनी है, लेट अस सी। 9 months के लिए 4,500 है, तो एक वर्किंग नोट बनाएंगे जहां पे हम लिख देंगे कि 9 months का जो हमारा एडवर्टीजमेंट है वो 4,500 है, तो बचे हुए 3 months का कितना, लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई 3 into 4,500 upon 9, this comes to
1500, ये 1500 आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है। तो यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें 1500 ऐड करना है, ऐड आउटस्टैंडिंग। और तुरंत इसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में, लाइबिलिटीज में, बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में यहां पे हम लिख देंगे आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट। इज दिस वेरी वेरी क्लियर कि हिडन एडजस्टमेंट क्या होता है बच्चों? आपको ट्रायल बैलेंस देखना है और इस तरह से अगर कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है दैट बिकम्स आवर हिडन एडजस्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे 2 हिडन एडजस्टमेंट्स थी। आई होप ये बहुत अच्छी से आपको समझ गई है। अब क्या बचा? अब बस हमें हमारे सारे अकाउंट्स 1 बाय 1 क्लोज करने हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट की ओर चलते हैं और यहाँ पे हम डेबिट और क्रेडिट साइड की पहले टोटल ले लेंगे। तो बच्चों व्हाट डू वी डू इज, एज अ रूल हम डेबिट और क्रेडिट साइड की पहले रफ में टोटल लेंगे। ठीक है, वो क्यों मैं आपको बताऊंगी। क्रेडिट साइड की मेरी टोटल आ रही है 330,500 और डेबिट साइड की टोटल आ रही है 2,21,000। मेरी क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है तो मैं यहां पे लिख लेती हूं 330,500। 330,500। Why do I do this little exercise बच्चों? Because अगर किसी केस में ऐसा हो दैट आपके डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है, तो अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे क्रेडिट साइड की टोटल लिख ली है तो आपको फिर वो इरेज करना पड़ेगा एंड देन योर प्रेजेंटेशन लुक्स बैड। ठीक है, इसलिए हम पहले रफ में ले लेते हैं टोटल्स जस्ट टू अंडरस्टैंड कौन सी साइड हायर है। देन वी विल राइट डाउन द अमाउंट्स एंड नाउ एज वी नो दैट द क्रेडिट साइड इज हायर, इसका मतलब देयर इज गोइंग टू बी ग्रॉस प्रॉफिट। तो कितना है ग्रॉस प्रॉफिट? लेट अस फाइंड आउट। टू ग्रॉस प्रॉफिट 1,09,500। दिस वी हैव टू ट्रांसफर टू आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, यहां पे हम ट्रांसफर कर देंगे 1,09,500 बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, एंड नाउ लेट अस सी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की टोटल क्या आ रही है। अगेन ये जो टोटल है वो हम पहले रफ में लेंगे। ठीक है, ओनली टू फाइंड आउट वेदर डेबिट और क्रेडिट साइड इज हायर वी डू दिस। मेरे क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 1,13,300 और डेबिट साइड की टोटल है 24,679। मतलब क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है। ठीक है, क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, इसका मतलब देयर इज गोइंग टू बी नेट प्रॉफिट। और जो नेट प्रॉफिट है वो हम क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है 1:1। तो जो प्रॉफिट आएगा उसे हम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। कितना है प्रॉफिट? लेट अस सी, 88,621 इज द टोटल प्रॉफिट। ये अभी हमें दया और क्षमा के कैपिटल अकाउंट्स को ट्रांसफर करना है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओके, नाउ लेट अस ट्रांसफर दिस टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में यहां पे हम ऐड कर देंगे नाउ लेट अस डू द टोटल ऑफ आवर बैलेंस शीट। और अगर हमने सब सही किया है तो यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। लेट अस सी द टोटल 482,321 और मेरी लाइबिलिटी साइड की टोटल भी आ रही है 482,321। ठीक है, आई होप ये प्रॉब्लम आपको बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों। अगर कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अगर बहुत अच्छी से समझ गया है डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, योर कमेंट्स रियली कीप मी मोटिवेटेड। और आपके फ्रेंड्स और फैमिली में भी जल्दी से शेयर कर दीजिए। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।